हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीतू सिंह दीदी। आज हम क्लास 12th बिजनेस इकोनॉमिक्स में लेसन 4 पढ़ेंगे, समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है। समसीमांत उपयोगिता नियम इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो उस दशा को उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। यानी उपभोक्ता अपनी आय से जो वस्तुएं खरीद रहा है और उस पर व्यय कर रहा है और उसकी जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति होती है, वही संतुष्टि क्या कहलाती है? उपभोक्ता संतुलन। समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गोसेन ने किया था। इस कारण इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन गोसेन ने किया था, इस कारण इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम का कथन एक ऐसी वस्तु के संबंध में दिया था जिसको विभिन्न प्रयोगों में प्रयुक्त किया जा सकता है। वस्तु के स्थान पर हम मुद्रा के रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है। मुद्रा के रूप में मार्शल की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। यानी मुद्रा से हम कई प्रकार की वस्तुएं क्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय यानी मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तुओं पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता एक समान हो, यानी समसीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता सॉरी, है ना। तो ये क्या था? समसीमांत उपयोगिता। आगे अब हम पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता की मान्यता। पहला है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, अर्थात उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। दूसरा बिंदु है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होता। यानी मुद्रा में कमी हो या वृद्धि हो, जो उसकी सीमांत उपयोगिता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है तीसरा बिंदु, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक निश्चित समयावधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कोई निश्चित समय नहीं रहता कि उपभोक्ता की आय इतनी है तो वो फैशन के अनुरूप क्या लेगा, उसकी रुचि क्या है, ये सारी चीज़ें एक निश्चित एक लिमिट नहीं होती कि इसके बाद ये परिवर्तन हो जाएगा, इसके बाद ये परिवर्तन हो जाएगा, उसकी कोई भी समय सीमा नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रा रूपी पैमाने से नापा जा सकता है। उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से नापा जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है। अब व्यक्ति की उपयोगिता किस प्रकार की है वो उसकी उपयोगिता पे डिपेंड करता है। अब जैसी उपयोगिता होगी मुद्रा का स्वरूप भी उसी के अनुसार होगा। उपयोगिता ही ये निर्धारित करेगी कि वस्तु को में कितनी मुद्रा लगनी है। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा रूपी पैमाने से इसको यानी किसको उपयोगिता को मापा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये थी समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं जो हमने पढ़ी। समसीमांत मान्यता के पश्चात अब हम पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व।
सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या है देखें। हम इसे 5 बिंदुओं पर पढ़ेंगे। पहला है उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग। इस नियम के आधार पर उपभोक्ता इस बात का निर्णय कर सकता है कि वह अपनी आय में से कितना वर्तमान में व्यय करे और कितना भविष्य के लिए बचा कर रखे। वर्तमान व्यय तथा भविष्य के लिए की गई बचत की सीमांत उपयोगिताएं समान होने पर ही उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। ठीक है, कि मतलब वो अभी क्या कर रहा है वर्तमान में और भविष्य में वो क्या करेगा। इसके पश्चात है उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग। इस नियम की मदद से उत्पादक अपनी लागतों को न्यूनतम करके अपने लाभों को अधिकतम कर पाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करेंगे यदि, तो हमको लाभ तो प्राप्त होना निश्चय है। उत्पादक यानी कॉस्ट, यदि हम कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमको प्रॉफिट कम होगा, यदि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो उत्पादक को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि वह कम प्रतिफल देने वाले साधन के स्थान पर अधिक प्रतिफल देने वाले साधन को तब तक प्रतिस्थापित करता रहे जब तक कि वह सभी साधनों का सीमांत प्रतिफल बराबर न हो जाए। नेक्स्ट है विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग। इस नियम के आधार पर ही हम बाजार में मुद्रा द्वारा वस्तु खरीदते समय वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता तथा त्यागी गई मुद्रा की उपयोगिता को समान करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हमें विनिमय क्रिया की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अब आप यदि कोई वस्तु क्रय कर रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में क्रय कर रहे हैं, तो हम कब संतुष्टि प्राप्त करते हैं, जब हम उस वस्तु की जो विनिमय कर रहे हैं, यानी जिस पर हमने मुद्रा को त्याग, वस्तु क्रय कर रहे हैं और हम त्याग किसका कर रहे हैं, मुद्रा का त्याग कर रहे हैं। तो वस्तु जो आ रही है हमारे पास, उसके बदले में जो मुद्रा जा रही है, तो उनका जो संतुलन है वो बराबर है कि नहीं है। कहीं यदि आप देखना, स्वयं अनुभव करके हम देखते हैं कि कभी कभी यदि कोई चीज़ हम बहुत महंगी ले आते हैं तो हम बोलते हैं अरे यार एक्स्ट्रा पैसे चले गए, काफ़ी महंगी वस्तु आ गई, है ना। लेकिन यदि हम रीज़नेबल अपने बजट में लेकर आते, यानी हमने जितना सोचा समझा और वो वस्तु उतनी ही महत्व रखती है, उतनी ही मुद्रा के रूप में मिलेगी हमको, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं मन में कि नहीं, तो वो हमारी जो संतुष्टि होती है कि नहीं ये चीज़ हमें ठीक दाम पर मिल गई, यानी ये हमको मार्जिन रेट पर, हमको सही रेट पर मिल गई, तो हम उस चीज़ से क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण था स्वरूप। नेक्स्ट है वितरण के क्षेत्र में प्रयोग। समसीमांत उपयोगिता नियम वितरण के क्षेत्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों के पुरस्कार जैसे मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि का निर्धारण करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है राजस्व के क्षेत्र में प्रयोग। अब राजस्व के क्षेत्र में प्रयोग, इस नियम के द्वारा ही सरकार विभिन्न वर्गों पर इस प्रकार कर लगाती है कि सभी वर्गों का सीमांत त्याग बराबर हो जाए। इससे कुल समाज का कुल त्याग न्यूनतम हो जाता है। इस आधार पर सरकार विभिन्न मदों पर व्यय इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक मद से मिलने वाली सीमांत सामाजिक उपयोगिता बराबर हो। इससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो जाता है। ठीक है, मतलब राजस्व यानी कर यानी टैक्स, इस पर जो टैक्स सरकार कैसे लगाएगी, विभिन्न वर्गों पर जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स कैसे लगेगा कि जो उनकी कुल त्याग अनुपात, यानी जो सीमांत त्याग के बराबर हो जाए, और कुल समाज का कुल त्याग न्यूनतम हो जाता है। तो इस आधार पर क्या होता है, विभिन्न मदों पर व्यय इस प्रकार विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक मद पर क्या मिलती है, सीमांत सामाजिक उपयोगिता बराबर हो जाती है। इस प्रकार से हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व पढ़ा। कितने बिंदुओं पर पढ़ा, कुल 5 बिंदुओं पर पढ़ा हमने। उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग, उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग, विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग, वितरण के क्षेत्र में प्रयोग और अंतिम है राजस्व के क्षेत्र में प्रयोग। तो ये हमारे सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व था। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नियम की आलोचनाएं या सीमाएं।
किसी में लाभ यदि महत्व होता है तो स्वाभाविक सी बात है गुण के साथ थोड़े से दोष भी पाए जाते हैं। तो नियम की आलोचना या सीमाएं देखिए। पहला है मान्यता दोषपूर्ण है। इस नियम की मान्यताएं दोषपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि उपयोगिता की सही माप संभव नहीं होती है और यह नियम उसकी माप की मान्यता लेकर चलता है। इसी प्रकार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। नेक्स्ट है वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित। यह नियम तभी लागू होता है जबकि वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं है। हम वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होते। नेक्स्ट है वस्तुओं के उपलब्ध न होने पर। जब हम उन स्थान पर उपयोगी वस्तु का उपभोग किया जा सकता है तो यह नियम लागू नहीं होते। यानी वस्तुओं के उपलब्ध ना होने पर और उनके स्थान पर कम उपयोगी वस्तु का उपभोग किया जाए तब भी ये नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी उपयोगिता के अपेक्षा कम उपयोगिता वाली वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं, तो नियम लागू नहीं होगा। फिर है पूरक वस्तुओं, जैसे कि कार व पेट्रोल के संबंध में यह नियम लागू नहीं है कि इन वस्तुओं का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं नियम में समसीमांत उपयोगिता नियम में लाभ के साथ साथ गुण के साथ साथ दोष भी पाए जाते हैं। सीमाएं यानी क्या होता है, दोष। तो इस प्रकार से हमने नियम की आलोचना यानी सीमाएं पढ़ी। पहला, मान्यता दोषपूर्ण है। दूसरा, वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा, वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन, ये नियम लागू नहीं हो सकता। फिर है वस्तुओं के उपलब्ध न होने पर और यदि कम इकाई वाली कम उपयोगिता वाली वस्तु यदि हम उपभोग कर रहे हैं तो भी ये नियम कहीं ना कहीं पर लागू नहीं होगा। और पूरक वस्तुओं की जगह भी इस उपयोगिता को इसका प्रतिस्थापन यदि किया जाता है तो इसमें प्रतिस्थापन तो कर नहीं सकते, तो भी ऐसी स्थिति में भी समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर समसीमांत उपयोगिता नियम, आज छोटा सा चैप्टर था जो आज खत्म हुआ। थैंक यू।